पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे जायांग अर्थात पुष्प का मादा जनन अंग और कैसे जो है गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, कैसे जो है परागकोश का स्फुटन होता है, क्या जो है भ्रूणकोश की संरचना होती है। ये सब जो है पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। आगे आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन, परागण। पॉलिनेशन, परागण पिछले क्लासों से ही हम 10th से 9th से भी परागण क्रिया पढ़ते हुए आ रहे हैं और हम जानते हैं कि पुष्पों में जो है नर जनन अंग पुमंग होता है और मादा जनन अंग जायांग होता है। पुमंग में जो है एक या एक से अधिक पुंकेसर पाए जाते हैं, अर्थात एक या एक से अधिक पुंकेसरों के मिलने से पुमंग बनता है। और इस पुंकेसर में भी हम लोग पीछे पढ़े कि दो भाग होता है। ऊपर का जो फुला हुआ भाग है उस फूले हुए भाग को एंथर, परागकोश, पॉलन सैक कहते हैं। और जो डंठल सदृश भाग है, इस डंठल सदृश भाग को फिलामेंट, पुतंतु कहते हैं। और इस परागकोश में माइक्रोस्पोरेंजियम सूक्ष्म बीजाणुधानियाँ पाए जाते हैं और इन सूक्ष्म बीजाणुधानियों में सूक्ष्म बीजाणु माइक्रोस्पोर्स अर्थात पॉलन ग्रेन का, परागकण का निर्माण होता है, जो कि नर युग्मक होता है, मेल गैमिट होता है। अर्थात ये परागकण जो है नर युग्म कोदभिद की प्रथम कोशिका होती है। ठीक इसी प्रकार से पढ़े कि जायांग जो है एक या एक से अधिक कार्पेल अर्थात अंडकों के मिलने से बना होता है। और इस कार्पेल में जो नीचे का फूला हुआ भाग है, जिसे हम ओवरी अंडाशय कहते हैं, और इस अंडाशय में जो है ओव्यूल बीजांड पाया जाता है और इसके अंदर जो है अंडकोशा का निर्माण होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो प्राणियों में जो है जैसे फर्टिलाइजेशन के पूर्व कॉपुलेशन की क्रिया होती है, ठीक वैसे ही जो है आवृत बीजी पौधों में, पुष्पी पौधों में फर्टिलाइजेशन अर्थात नर युग्मक परागकण और मादा युग्मक अंडकोशा के मिलने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन इस फर्टिलाइजेशन के पूर्व पॉलिनेशन की क्रिया होती है, परागण की क्रिया होती है, क्योंकि परागकण जो है परागकोश में है और अंडकोशा जो है
वो कार्पेल में ओवरी अंडाशय के अंदर है। तो जब परागकण इस अंडाशय के अंदर अंडकोशा के पास आएगा तब तो संयुग्मन होगा और फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। लेकिन पहला क्रिया यही है फर्टिलाइजेशन के पूर्व कि परागकोश जो है कार्पेल के सबसे ऊपरी भाग, जो घुंडी सदृश संरचना होती है जिससे हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं, तो वहां पर आकर जो है परागकण क्या लग जाता है, चिपक जाता है वर्तिका द्रव से। तो इस क्रिया को ही हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो परिभाषा के रूप में हम कहें कि पॉलिनेशन किसे कहते हैं, तो जब पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर या किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर चिपक जाते हैं अर्थात लग जाते हैं, तो इस क्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं, परागण कहते हैं। अर्थात एक लाइन में हम कह सकते हैं कि पराग कणों के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। पराग कोश से पराग कणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम पॉलिनेशन कहते हैं, परागण कहते हैं। और जब पुष्प में जो है परागण की क्रिया हो जाती है तो परागण के पश्चात जो पुंकेसर होते हैं पुष्प का स्टेमेन, ये पुंकेसर जो है गिर जाता है, दल जो है गिर जाते हैं, बाह्य दल जो है गिर जाते हैं, या कुछ में जो है बाह्य दल रहते हैं क्योंकि वो अस्थायी चीर लग्न होते हैं। जैसे बैगन में देखते हैं, टमाटर में देखते हैं कि बाह्य दल लगे रहते हैं, मिर्चा में देखते हैं कि बाह्य दल लगे रहते हैं। नहीं तो पॉलिनेशन क्रिया के बाद जो है पुंकेसर भी गिर जाता है, दल भी गिर जाता है, बाह्य दल भी गिर जाता है, या कुछ में जो है चीर लग्न अस्थायी रहता है। और ये पॉलिनेशन की क्रिया मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन, या इसे हम कहते हैं ऑटोगैमी। और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण या इसी पर परागण को हम एलोगैमी भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि स्वपरागण किसे कहते हैं। स्व मीन्स स्वयं, अपने आप, अर्थात ऐसा परागण की क्रिया जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे परागण की क्रिया जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, स्वयं अपने आप हो जाता है। अर्थात परागकोश से परागकण निकलकर और वर्तिकाग्र तक पहुंचने में कोई माध्यम सहायक नहीं होता है। तो इस प्रकार के पॉलिनेशन को स्वपरागण कहते हैं या स्वयुग्मन कहते हैं। और इनके तीन भेद हो सकते हैं।
स्वपरागण के भी 3 भेद हो सकते हैं। एक जो है स्वपरागण में ही ये पहला भेद ही है स्वपरागण या स्वयुग्मन कि यह वह अवस्था है जिसमें पुष्प क्या है, द्विलिंगी है, अर्थात उसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों पाए जाते हैं और पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकलकर, जैसे हमने बताया था ना आपको कि यदि यह कार्पेल है और यहाँ ऐसे ये पराग कोश है, ऐसे ये पराग कोश है, तो यहाँ से जो है पराग कण जब निकला, स्फुटन हुआ, तो स्वयं आकर यहाँ चिपक गया, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ी। और कैसा पुष्प रहा, द्विलिंगी पुष्प रहा, क्योंकि कार्पेल भी पाया जा रहा है और पुंकेसर भी पाया जा रहा है। नहीं तो ये क्या है, स्वपरागण स्वयुग्मन है। और दूसरा है सजात पुष्पी परागण। दूसरी अवस्था होती है कि एक ही पौधे के पुष्प, चाहे वह एक लिंगी नर पुष्प हो या द्विलिंगी पुष्प हो, अगर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो ये भी क्या है, सजात पुष्पी परागण क्रिया है। और जीनोगैमे पर निषेचन, किसमें जो है विभिन्न पादपों के पराग कोश से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक पराग कणों के पहुंचने की क्रिया को पर निषेचन जीनोगैमे कहते हैं। विभिन्न पादपों के पराग कोश से विभिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का पहुंचना, ये क्या कहलाता है, पर निषेचन जीनोगैमी कहलाता है। और पर परागण क्या होता है भाई, कि जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें माध्यम की आवश्यकता हो, अर्थात किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकलकर उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प तक यदि वह वायु के द्वारा पहुंचते हैं, उड़कर वायु में उड़कर पहुंचते हैं, जलीय पौधा है तो जल धारा में तैर कर पहुंचते हैं, जल के द्वारा पहुंचते हैं, कीटों के द्वारा पहुंचते हैं, अन्य प्राणियों के द्वारा पहुंचते हैं, तो क्या है, एक क्रॉस पॉलिनेशन है, पर परागण की क्रिया है। तो इसमें ये पर परागण भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है वायु परागण, दूसरा होता है जंतु परागण और तीसरा होता है जल परागण। तो सबसे पहले वायु परागण। वायु परागण एनीमोफिली वायु परागण क्या है कि पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले पर परागण को एक लाइन में हम कह सकते हैं कि पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले पर परागण को हम वायु परागण कहते हैं और पुष्पों को वायु परागित पुष्प कहते हैं। वायु परागित जो पुष्प होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या होती है भाई, कि वायु परागित पुष्प छोटे एवं आकर्षक होते हैं।
जिनमें वायु द्वारा परागण क्रिया होती है वे पुष्प जो है छोटे और आकर्षक होते हैं, अर्थात छोटे व आकर्षण रहित होते हैं। आकर्षक नहीं होते हैं, आकर्षण रहित होते हैं, यानी उनमें कोई आकर्षण नहीं होते हैं। अर्थात ये चमकीले रंग के नहीं होते हैं, चमकीले भड़कीले रंग के जो है ये नहीं होते हैं। इनमें गंध नहीं होता है और ना ही जो है इनमें मकरंद ग्रंथियां पाई जाती है, ना ही इनमें मकरंद उत्पन्न होता है। क्योंकि अगर ये पुष्प जो है आकर्षक होते, चटकीले होते, रंगीन होते तो इनके ऊपर कीट आकर्षित होते, इनसे गंध होता तो गंध के कारण भी कीट आते, मकरंद ग्रंथियां पाई जाती तो मीठा लगता है, मकरंद चूसने के लिए भी कीट आते। लेकिन ऐसा इनमें कुछ नहीं पाया जाता है। ये इनका विशिष्ट लक्षण है कि ये वायु परागित पुष्प जो है छोटे होते हैं, आकर्षक रहित होते हैं, मतलब आकर्षण इनमें होता ही नहीं है। और दूसरा लक्षण क्या है भाई कि वायु परागित जो पुष्प होते हैं प्रायः एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। अगर इनमें जो है नर जनन अंग पाया गया तो मादा जनन अंग नहीं पाया जाता है, और मादा जनन अंग पाया गया तो नर जनन अंग नहीं पाया जाता है। ठीक है। और बाह्यदल एवं दल या तो होते ही नहीं है, इन पुष्पों में बाह्यदल और दल, कैलिक्स और करोला, या तो होते ही नहीं हैं और नहीं होते भी हैं तो बहुत छोटे होते हैं, जिससे पराग कणों और वर्तिकाग्र के बीच में जो है रुकावट न बन सके। पराग कण और वर्तिकाग्र के बीच में रुकावट न बन सके, इसलिए होते भी हैं तो बहुत छोटे होते हैं, नहीं तो होते ही नहीं है। और पराग कोशों में पराग कणों की प्रचुर मात्रा होती है, बहुत अधिक मात्रा होती है। क्योंकि में भी हो सकता है कि अगर जो सैकड़ों पराग कण वायु के धारा के कारण जो है वायु में उड़कर जा रहे हैं तो संयोगवश एक या दो ही पराग कण जो है उसी पौधे के, उसी जात के किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जाकर गिर जाते होंगे, नहीं तो बाकी अधिकांश जो है पराग कण जो है क्या हो जाते हैं, दूसरे अन्यत्र जगह गिर जाते हैं जहां वो नष्ट हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, क्योंकि उसी जात के किसी पौधे के वर्तिकाग्र पर वो गिरते नहीं है। इसलिए पराग कोश में पराग कण की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। और वायु में उड़ने के लिए और क्या विशेषता होती है भाई इन पराग कणों की, कि ये पराग कण जो है छोटे होते हैं, शुष्क होते हैं, नमी की मात्रा क्या होती है, नहीं के बराबर होती है। नहीं के बराबर अर्थात 10 या 12% से कम जल होता है, सुषुप्त अवस्था में चला जाता है। हल्के होते हैं, शुष्क हो जाते हैं तो क्या हो जाती हैं, हल्के हो जाते हैं, जिससे वायु में जो है आसानी से जो है उड़ सके। कुछ पौधे हैं जैसे पाइनस है, चीड़ का पौधा है, कि इनमें जो पराग कण होता है वो पंख युक्त होता है, लगता है कि इसमें पंख जैसी संरचना है। ऐसे कुछ जो है जैसे मादार देखे होंगे ना, तो मादार में जो है उसका जो रुई की तरह से उड़ता है, जब फटता है तो रुई की तरह से उड़ता है और उसकी स्पोर्स काला सा उसमें बीच में लगा रहता है और चारों तरफ रुई होता है। जब वायु धारा पड़ता है तो उड़ता है नहीं। तो पाइनस में भी पराग कणों से जो है पंख की समान संरचनाएं मिलते हैं। तो ये सब जो है इनकी क्या है, विशेषता है। और इन पुष्पों का वर्तिकाग्र जो है लंबा होता है, वर्तिकाग्र जो है पुष्प से बाहर निकला होता है, जिससे आसानी से जो है वहाँ पर परागकण चला जाए। और सभी वर्तिकाग्र पर जो है कुछ तरल पदार्थ लगा रहता है, जिसे हम वर्तिका द्रव कहते हैं। उसी वर्तिका द्रव से परागकण चिपक जाता है
उस वर्तिका द्रव को अवशोषित करता है, जिससे परागकण अंकुरित होकर पराग नलिका का निर्माण कर देता है। तो ये तो वायु के द्वारा हुआ पर परागण। ऐसे ये जंतुओं के द्वारा भी पर परागण की क्रिया होती है कि पुष्पों में जंतुओं के द्वारा होने वाले परागण को जंतु परागण कहते हैं। जूफिली जंतु परागण को हम कहते हैं जूफिली जंतु परागण, कि पुष्पों में जंतुओं द्वारा होने वाले परागण को जंतु परागण कहते हैं। और जंतु परागण जो है सामान्यतः कीटों द्वारा, पक्षियों द्वारा, चमगादड़ों द्वारा, घोघों द्वारा, इन सब के द्वारा जो है जंतु परागण की क्रिया होती है। अब कीट परागण है। अब कीट में भी भाई मधुमक्खी है, तितली है, भौरा है, शलभ है, मक्खी है। अनुमान है कि लगभग 80% कीट परागण जो है मधुमक्खियों के द्वारा होता है। यदि मधुमक्खी जो है, अब ऐसे पुष्प जिसमें कीट परागण होते हैं वो आकर्षक होते हैं, उनमें नेक्टर ग्लैंड्स पाया जाता है, मकरंद ग्रंथियां पाई जाती हैं, वो रंगीन होते हैं, चटकीले होते हैं, जिससे ये आकर्षित होती हैं मधुमक्खियां। और मधुमक्खी कोई उस कीट के पास जो है मकरंद चूसने के लिए गई और संयोगवश जो है उस पुष्प का परागकण निकलकर उसके शरीर से चिपक गया। वही मक्खी फिर से दूसरे पुष्प पर यदि गई मकरंद चूसने के लिए या रंगीन होने के कारण, आकर्षक होने के कारण गई, और जो परागकण इससे चिपका है ये निकलकर उसके वर्तिकाग्र से चिपक जाए तो क्या हो गया, पॉलिनेशन की क्रिया हो गई। तो ये है पर परागण और जंतुओं द्वारा परागण। जैसे मधुमक्खियों के द्वारा जो है आर्किड में भी होता है, बोगेनविलिया में होता है, अतीस पौधा है उसमें मधुमक्खियों के द्वारा होता है। ऐसे शलभ है, कीट है, इस शलभ के द्वारा जो है तंबाकू में, धतूरा में शलभ के द्वारा होता है। ऐसे तितली है, तितली में जो है लिली फ्लावर है, इसमें होता है। ऐसे मक्खी है, मक्खी जो है रेफ्लिसिया, जिसका पुष्प सबसे बड़ा होता है, नहीं तो रेफ्लिसिया मक्खी के द्वारा होता है। ऐसे बर कीट है जिसमें जो है अंजीर में जो है कीट परागण की क्रिया होती है, अर्थात जंतु परागण होता है। ठीक है, तो एक कीटों के द्वारा जंतु परागण रहा। ऐसे जो है पक्षियों के द्वारा भी जंतु परागण की क्रिया होती है। कुछ पुष्पों में जो है पर परागण की क्रिया जो है पक्षियों द्वारा होती है, और पक्षी परागित पुष्प जो है बड़े होते हैं। पक्षियों के द्वारा जिनमें पर परागण की क्रिया होती है वह पुष्प जो है बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, इनमें मकरंद का स्राव जो है होता है, और इसमें पुष्प नलिकाकार या प्याले नुमा पुष्प होते हैं, नहीं, और पुष्प चमकदार होते हैं, आकर्षक होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं। जैसे जो नलिकाकार है तो निकोटियाना का पुष्प जो है वो नलिकाकार होता है। ऐसे है जल परागण। जल परागण हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली अधिकांश जलीय पौधों में परागण जल के द्वारा होता है। जल के द्वारा जलीय पौधों में, तो अधिकांश जलीय पौधों में परागण की क्रिया जो है जल के द्वारा होता है।
अर्थात इसमें एक पुष्प के परागकण जल के माध्यम से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? जल परागण कहते हैं। और ये है क्या? पर परागण है, क्योंकि माध्यम है जल। और यह भी दो प्रकार का होता है। एक होता है अधो जल परागण और एक होता है अधजल परागण। अधो 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 मीन्स क्या? नीचे, अर्थात जब परागण जल के भीतर हो, जल के सतह के नीचे तैरता हुआ जाए परागकण उसके वर्तिकाग्र पर। जब परागण जल के भीतर होता है, जैसे जोस्टेरा में जो है जल के परागण जल के अंदर होता है, तो इसे जो है अधो जल परागण कहते हैं। और जब पुष्प जल की सतह पर परागित होते हैं, जल की ऊपरी सतह पर परागित होते हैं, तो इसे अधजल परागण हम कहते हैं। तो जो जल परागित पुष्प होते हैं, उन जल परागित पुष्पों की क्या विशेषता है? तो जल परागित पुष्प जो है वायु परागित पुष्पों की ही भांति छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, मकरंद रहित होते हैं। अर्थात जैसे वायु परागित पुष्प जो है छोटा होता है, गंध नहीं पाया जाता है, रंगीन नहीं होता है, चटकीला नहीं होता है, मकरंद नहीं पाया जाता है, वैसे ये जल परागित पुष्प भी होते हैं। इनके भी परागकण हल्के होते हैं, जिसके कारण जल में आसानी से तैर सके। और इनके अतिरिक्त इनके चारों ओर जो है, इनके परागकण के चारों ओर मोमिया जैसे पदार्थ जो है लगे रहते हैं, जो कि जल में इन परागकणों को सड़ने से बचाता है। जैसे वैलिस्नेरिया में जो है जल परागण की क्रिया होती है, ठीक है। तो आते हैं कि जो पर परागण है, पर परागण से क्या लाभ है और पर परागण से क्या हानि है? तो पर परागित पुष्पों से बनने वाले फल, पर परागण क्रिया के कारण जो है जो फल बनेगा, ये फल जो है बड़े होते हैं, भारी अर्थात वजनी होते हैं, अच्छी नस्ल वाले होते हैं। पर परागण से उत्पन्न बीज, जो बीज भी इनका होता है वो भी जो है बड़ा होता है, स्वस्थ होता है, अच्छी नस्ल वाला होता है। और इन बीजों से उत्पन्न पौधे भी जो है बड़े होते हैं, भारी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, सक्षम होते हैं। जो इनके प्रतिकूल अर्थात इनके विपरीत जो परिस्थितियां पाई जाती हैं, उन परिस्थितियों को भी सहन करने में जो है सक्षम होते हैं। पर परागण क्रिया के द्वारा रोग अवरोधक उत्पन्न करने वाली नस्ल जातियां भी तैयार की जाती हैं। पर परागण में आनुवांशिक पुनर्संयोजन द्वारा जो है विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती हैं। संतत जीवन के संघर्ष में ये सफल जीवन व्यतीत पर परागण द्वारा करते हैं। ये जो है ये सब पर परागण से लाभ है। लेकिन जहाँ एक तरफ लाभ है, कहीं भी किसी भी पहलू पर देखिए, तो दूसरी तरफ कुछ न कुछ उनसे हानि भी है। तो हानि क्या है भाई? कि पर परागण क्रिया जो है बाह्य साधन पर निर्भर होता है, जैसे वायु, जल, कीट, इन सब पर निर्भर करता है, जिसके कारण जो है पर परागण की क्रिया जो है अनिश्चित होती है।
और जिस समय जो है किसी वायु परागित पुष्प में जो है परागकण परिपक्व हो चुका है, उसका परागकण जो वायु में उड़ कर ही जाएगा और उस समय वायु का प्रवाह न रहे तो क्या होगा? वायु का प्रवाह न रहे तो परागकण जाएगा ही नहीं, अर्थात पॉलिनेशन की क्रिया होगी ही नहीं। जलीय पौधा है, उसका जो है परागकण परिपक्व है लेकिन जल ही नहीं है, उस जल स्रोत में जल सूख गया है, तो ये निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित होता है कि होगा कि नहीं होगा। तो ये जो है हानि है। पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्प पर निर्भर रहना पड़ता है, यह हानि है, जबकि स्वपरागण में उसी पुष्प से हो जाता है, यहाँ दूसरे पुष्प के लिए जो है निर्भर रहना पड़ता है। कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्पों को चटकीले रंग, बड़ा दल, सुगंध, मकरंद ये सब उत्पन्न करने पड़ते हैं ताकि कीट उनकी ओर आकर्षित रहे। अगर न उत्पन्न करें तो कीट आएंगे ही नहीं, कीट परागण होगा ही नहीं। तो ये सब जो है कुछ हानियां हैं। और